हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। GS3 रिव्यू सेशन में हम लोग रिसेंटली GS3 का जो पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा आया था। साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चंस आए थे वो कहाँ से आए थे और कैसे हम 2024 को टारगेट कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास 3 महीने पूरे बचे हैं प्री के पहले। अगर हमें प्री के लिए बहुत टाइम लगता है, हम लोग प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो हम लोगों को लगभग जनवरी से शुरू करना पड़ेगा और अक्टूबर से दिसंबर तक 3 महीना बचा है। हम अभी भी वक्त है, GS3 प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या सोर्सेज होंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों ने सिंप्लीफाइड जो सिविल सर्विस एडिटोरियल एनालिसिस चालू किया था जुलाई 29 से, और अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लगभग 1.5 महीने में हम लोगों के जो एनालिसिस था 1.5 महीने का, उससे 25% क्वेश्चंस आए हैं। और ये एनालिसिस हम लोगों ने जो किया था वो बाकी दूसरी कोचिंग वालों ने वो एडिटोरियल एनालिसिस लिया ही नहीं, वो एडिटोरियल लिए ही नहीं। और ये बहुत बड़ी बात है। शायद हम लकी थे या फिर हम लोगों को ज़्यादा बेहतर डिमांड जो है समझ में आती है UPSC की, इसलिए शायद हमारे जो एनालिसिस है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए होंगे। बात करेंगे इन सारी चीज़ों की। शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। क्या था GS3 का पेपर, सबसे पहले उसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के लिए सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं हम कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस कितने कितने आए थे। तो इको और एग्रीकल्चर, इससे 8 क्वेश्चन लगभग आए थे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट से सिर्फ 1 क्वेश्चन था। एनवायरनमेंट से 4 क्वेश्चन, इंटरनल सिक्योरिटी से 4 क्वेश्चन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 3 से 4। ठीक है, ये एग्रीकल्चर के साथ मिक्स होके आया था एक क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इसे 3 से 4 लिख दिया है। टोटल लगभग सबको पता है 20 क्वेश्चन आते हैं, लगभग क्या है 20 क्वेश्चन आते ही हैं। ये बेसिकली हर साल इसी तरह का ट्रेंड होता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट इस साल 1 था, अगले साल 2 हो सकते हैं, बहुत चांसेस है। इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर नहीं आया था, साइबर क्राइम से रिलेटेड, अगले साल साइबर क्राइम आएगा, है ना। बड़ा ईजी होता है ये प्रिडिक्ट करना। मेंस का पेपर जितना इजी प्रिडिक्टेबल पेपर होता है मेंस का, उतना ही डिफ़िकल्ट होता है प्रिडिक्ट करना प्रीलिम्स का पेपर। सबसे ज़्यादा आर्बिट्री अगर कुछ आता है तो प्रीलिम्स आता है। तो मेंस से उतना डर नहीं लगता है, लेकिन लिखने का तरीका आना चाहिए। ये सबसे इशू रहता है, सबसे मुसीबत वाली चीज़ होती है। आपको आंसर नहीं पता होता। प्री में आंसर वही है, ढूंढना होता है, लेकिन मेंस में आंसर बिल्कुल नहीं पता होता, लेकिन आपको पता होता है कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग एस्पेक्ट हैं। लिखने का जो मेंस आंसर राइटिंग है वो आर्ट है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन और बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो ये बेसिकली अलग अलग सेक्शन हो गए। अब हम लोग डिवाइड करते हैं जो क्वेश्चन आए हैं उनकी कैटेगरीज। टोटल 4 कैटेगरीज के क्वेश्चन आते हैं। 2023 की बात करेंगे जो इस बार हुआ था। 4 कैटेगरी कौन कौन सी है पहली कैटेगरी है बेस्ड ऑन स्टैटिक सिलेबस। जो एक सिलेबस दे के रखा है UPSC ने, उस सिलेबस को आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट नहीं है, वो बहुत आसान है। उससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं और रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि इस बार लैंड रिफॉर्म्स आया था। इसके बाद सुपर मार्केट के बारे में, फूड प्रोसेसिंग के बारे में, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। क्रॉप पैटर्न के बारे में इस बार क्वेश्चन आया था। ये रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चन है। इस बार जो है लैंड रिफॉर्म आ गया है, अगले बार जो है क्या आ जाएगा, सुपर मार्केट से रिलेटेड या फिर कौन सी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, है ना, मार्केट लिंकेज से रिलेटेड, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, ये हर बार रिपीट होते हैं। तो ये बहुत इजीली प्रिडिक्टेबल हैं। PDS रिफॉर्म नहीं आया, पिछले बार आ गया था, अगले 2 साल बाद फिर रिपीट हो जाएगा। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। मार्क्स सबसे ज़्यादा आप इसी में क्या कर सकते हो, फैच कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपको पता है कि ये आ सकते हैं। इसके आप आंसर इंट्रो से लेके एंड तक तैयार रख सकते हो। जितने अभी तक के क्वेश्चंस आए हैं, अगर आप उसको सॉल्व कर लो, उसके आंसर बना लो मॉडल, है ना। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग डिस्कस भी करेंगे, अभी नेक्स्ट पूरे साल भर यही सब करना है, तो मॉडल आंसर डिस्कस भी करेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें बना के रख लें और रट लें, तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है मेंस में टाइम बच जाएगा। क्यों? क्योंकि रटने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रटना आसान तो नहीं होता है, मतलब रटने से आसानी हो जाती है। आसानी ये कि आपको सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ लिखते जाओ। तो बढ़िया आंसर लिख के जो है मार्क्स ला सकते हैं आप लोग इस सेक्शन में। दूसरा जो सेक्शन है वो है बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। ये वाला जो सेक्शन है वो बेसिकली प्री से मेंस के बीच का जो करंट अफेयर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। ऑलमोस्ट इस बार 25% जो
क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आए हुए हैं, हमारे ही एडिटोरियल एनालिसिस से आए हैं। बेसिकली एनालिसिस क्या है, हम लोगों ने एनालिसिस किया था, पर वो क्वेश्चंस कहाँ से थे, मेनली द हिंदू के क्वेश्चन आए हुए थे। अभी सबके एविडेंस दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात अलग है कि वो एनालिसिस जो किया था हम लोगों ने, है ना, PW एडिटोरियल एनालिसिस की बात करूँगा मैं, सबसे ज़्यादा फेमस यही है, सबसे ज़्यादा यूट्यूब में। और इसने ये सारी चीज़ें जो आई हुई है हमने डिस्कस की है, पर इन लोगों ने डिस्कस नहीं की है। मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं हिंदू में भी, इंडियन एक्सप्रेस में भी, हम लोग इंडियन एक्सप्रेस हिंदू दोनों लेते हैं, लाइव मिंट में आते हैं, लाइव मिंट के भी मैंने शुरुआत में कई सारे आर्टिकल्स लिए। तो बहुत सारी जगह एडिटोरियल्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, लेकिन आपको चूज़ करना होता है कि कौन सा बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है, कौन सा एग्ज़ाम की डिमांड को फुलफ़िल करेगा। शायद वो डिमांड हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाए, और हम लोगों के एडिटोरियल एनालिसिस 5 क्वेश्चन, 5 मतलब 20 में से 5 मतलब 25% जो है क्वेश्चन सिर्फ हमारे एडिटोरियल से। अभी दिखाने के लिए अब आप लोगों के लिए ज़रूरी तो है ही, हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मेजर्ड, एक टॉपिक ये आया था। उसके साथ साथ मैंने पूरा अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मेजर होता है पूरा टॉपिक आपको समझाया है अलग से। उसके बाद मैंने अलग से बताया है अनएम्प्लॉयमेंट में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया हूँ, डिमांड और सप्लाई के मिसमैच के बारे में बताया हूँ। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चर इन नेचर। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने अलग से डिस्कशन किया है, अलग से आपको अभी फ़ोटो दिखाई। उसके बाद जो क्वेश्चन था, एग्जामाइन द मेथडोलॉजी अडॉप्टेड टू कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्री एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स। ये क्वेश्चन जो है द हिंदू का और हमारे एडिटोरियल एनालिसिस का एज इट इज़ आया है, एज इट इज़। ठीक है, तो इसको आप सीधे सीधे देख सकते हैं जो एडिटोरियल एनालिसिस है उसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है उसकी बात कर लेते हैं। एडॉप्शन ऑफ ईवी व्हीकल इज़ रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड, हाउ डू इलेक्ट्रिकल व्हीकल कॉन्ट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन एंड व्हाट आर की बेनिफिट्स दे ऑफर कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंबशन इंजन व्हीकल। ICE की बात कर रहा है, सेम आर्टिकल। ठीक है, 1 अगस्त को आया हुआ है, जो हम लोगों ने EV पे डिस्कस किया है। फ़ोटो देख लेते हैं, आपको जो है प्रूफ दिखाना ज़रूरी है। तो सेम आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये देखिए ये आर्टिकल है। उस समय PPT बना के डिस्कस करते थे हम लोग, और यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है फुल इलेक्ट्रिक EV है, उसके बारे में फ्यूल इकोनॉमी क्या होगी, ICE व्हीकल से उसका लाइफ साइकिल कंपैरिजन किया हुआ है। और इस आर्टिकल से ही सेम एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आया है, ये हिंदू का आर्टिकल है। और इस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया है, बाकी लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो आर्टिकल था वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, PW ओनली IAS वाले ने नहीं किया था, जो सबसे ज़्यादा अभी प्रचलित है, सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है, सबसे ज़्यादा फेमस है। मतलब हम लोग जो है सही चीज़ कर रहे हैं, एक चीज़ तो कन्फर्म है। तो ये बेसिकली दूसरा क्वेश्चन हो गया जो हमारा आर्टिकल से आया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा आया है। थर्ड क्वेश्चन जो हम लोगों का आया है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में। ठीक है, अभी मैंने बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी एक आर्टिकल था उसके बारे में डिस्कस किया था, और ये बायोफ्यूल बेसिकली 3rd डिग्री जो एल्गे वाला है, एल्गे माइक्रो ऑर्गेनिज़म, उसकी बात की जा रही है। 3rd डिग्री कैटेगरी आया तो बेसिकली 1 डिग्री 2 डिग्री के बारे में था, लेकिन मैंने उसमें अलग से 3rd डिग्री के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, उसका भी आप लोगों को प्रूफ दिखाना ज़रूरी है। और ये उसका प्रूफ है, कैटेगरीज ऑफ बायोफ्यूल्स, 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन। इसमें क्लियरली सारी चीज़ें जो है मेंशन है, हर एक चीज़ मैंने आपको अलग से एक्सप्लेन की है बायोफ्यूल के बारे में, और कैसे जो है इसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, जो क्रूड ऑयल है उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको कम किया जा रहा है। उसके बाद चंद्रयान तो ऑलमोस्ट सभी ने डिस्कस किया था, और ये भी द हिंदू से आया हुआ आर्टिकल है, एज इट इज़ क्वेश्चन है। द हिंदू बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट जो प्री है और उस मेंस के बीच का जो पीरियड है, क्योंकि बहुत सारे जो टॉपर्स हैं जनरली बोलते हैं कि हम तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़े। तो 2 सेक्शन ऑफ टॉपर हैं, एक हमेशा बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, एक बोलता है कि नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं तो हमेशा से पढ़ रहा था, और मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, और वो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली द हिंदू से आया है, चंद्रयान का।
ठीक है, मिशन उस समय नहीं हुआ था। वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर वीएलसीसी के बारे में भी पूछ दिया हुआ है प्रॉपरली, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो ये चौथा क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस कर रखा है। इसके अलावा अगर देखें तो ये वाला जो सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अलग अलग आर्टिकल आए हैं, इसमें एक जनरल क्वेश्चन पूछा है। जैसे ड्रग एब्यूज़ मैंने अलग से डिस्कस किया है, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ड्रग एब्यूज़ का आया, तो फिर पूरा ड्रग एब्यूज़ किया है। तो उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट का सिक्योरिटी इशू है वो डिस्कस कर रखे हैं हम लोगों ने। तो ये वाला क्वेश्चन भी पार्ट्स में किया हुआ है, जनरल क्वेश्चन आया है। लेकिन आपको ये आंसर लिखने में, अगर आप एडिटोरियल एनालिसिस सुन रहे हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा। सेंट्रल एजेंसी की भी बात की है, एक आर्टिकल असम राइफल पे आया था। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं आया है इसमें, लेकिन आपको बिट्स एंड पीसेस में कई सारे आर्टिकल आए हैं और आप एक बढ़िया सा आंसर लिख सकते हैं। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा। डायरेक्टली पूरा नहीं है, इसलिए मैंने इसे हाफ माना है। और एक जो क्वेश्चन है बेसिकली वो काय पे है, हमारा हार्ट्स एंड माइंड्स। इसमें मैंने, ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना अलग से पढ़ाया था। ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना ये मुझे मिल नहीं रहा है कहाँ पर है ना। बेसिकली मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर ये ऑपरेशन सद्भावना मैंने अलग से पढ़ा है। मेजर्स जम्मू कश्मीर में जो लिए जा रहे हैं, और मुझे पूरा याद है, ये भी बेसिकली हमारे एनालिसिस से ही आया हुआ है। ठीक है, ये भी एडिटोरियल एनालिसिस से आया है। तो टोटल लगभग 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली द हिंदू से आए हुए हैं। द हिंदू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस अगर टोटल मान ले तो दोनों से मेजॉरिटी 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब 25 से 30% क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्टली कहाँ से आ रहे हैं, GS3 के एडिटोरियल एनालिसिस से आ रहे हैं। तो एडिटोरियल एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा तो बहुत और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने वो सारे क्वेश्चन एडिटोरियल लिए हुए हैं, और भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें समझानी होती है वो सारी चीज़ें मैं कवर कर लेता हूँ। जैसे बायोफ्यूल में डायरेक्टली आया नहीं था 3rd डिग्री, लेकिन हमने कवर कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जो थर्ड है हमारा, हॉट टॉपिक फॉर 2023 मेंस। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं, जो 2022 मेंस, जो 2022 मेंस में बहुत हॉट थे और आने ही चाहिए थे, वो सब नहीं आते हैं, उस साल नहीं आए हैं, वो नेक्स्ट ईयर के मेंस में आएंगे। ठीक है, जो इस बार के मेंस में हॉट थे वो 2024 में आएंगे। अगर इस बार आने ही आने वाले थे तो उसको आपको अगले साल पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 2024 में रिपीट होंगे ही, रिपीट नहीं होंगे मतलब वो फर्स्ट टाइम आएंगे ही आएंगे। और जो लास्ट कैटेगरी के क्वेश्चन है वो 2022-23 के क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो लास्ट मेंस हुआ है और प्री दोनों के बीच का जो पीरियड है उसमें जो भी करंट अफेयर्स आता है उसको स्टैटिक सिलेबस के साथ लिंक करके पूछते हैं। ये 4 कैटेगरी के पूरे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरीके के पेपर, मतलब इसी तरीके का GS2 में भी रहता है। GS2 की भी बात करेंगे तो उसमें भी पैटर्न इसी तरीके का रहेगा। इसी में आप डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और इसको सोर्सेस क्या हैं। ठीक है, सोर्सेस की अब मैं बात कर लेता हूँ। बेसिकली अगर आपको GS3 इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक पोर्शन के लिए एक बुक आती है उमा कपिला। अगर आपने ये बुक पढ़ ली है, या फिर जो पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो सिलेबस में दिए हैं ना वो टॉपिक आप बस पढ़ लीजिए और उसके नोट्स बना लीजिए। इसके बाहर ना क्वेश्चन आता ही नहीं, और इसी से पेपर में क्वेश्चन आता है, ये भी 100% है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, मैंने ये बुक पढ़ी है, ज़्यादा मोटी नहीं है, मतलब हमारी बहुत मोटी थी, आप लोगों की ज़्यादा मोटी नहीं आती है। इसको पढ़ेंगे ना 100% आपका जो इकोनॉमी पोर्शन है वो हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको 1 मंथली जो मैगज़ीन है या फिर मेंस 365 आप पढ़ लेंगे तो इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा ये इकोनॉमी। इंटरनल सिक्योरिटी, ये इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट, ये तीनों आसान टॉपिक्स हैं, ईजी क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, अगर आपने इन पे फोकस करेंगे ना तो 8-9 क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस आपका अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इस पे फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं हर बार, और इजी से क्वेश्चन होते हैं हर बार। आपको जो है NDMA की गाइडलाइंस पूछी जाएगी, वो भी आसान होता है लिखना। ठीक है, तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट। एनवायरनमेंट के लिए आपको शंकर IAS पढ़ना है। स्टैटिक के लिए जनरली एनवायरनमेंट ज़्यादा डिफिकल्ट आता नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने प्री में इतना पढ़ रखा होता है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक कोचिंग कंपाइलेशन पढ़ लीजिए, प्लस एडिटोरियल, जो इस बार एडिटोरियल आए थे उसी हिसाब से क्वेश्चन आए, तो करंट को मिक्स करके जो है उसने पूछा था।
नोट क्या है, स्कीम एंड प्रोग्राम इंपॉर्टेंट फॉर GS3। जो स्कीम्स आती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। GS3 में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं स्कीम से, स्कीम के बारे में पूछ लेंगे, स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन आ जाता है स्कीम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो लाइव मिंट पढ़ सकते हैं उसके एडिटोरियल। लाइव मिंट एडिटोरियल भी मैं आने वाले टाइम में कवर करने लगूंगा। और EPW एक बुक आती है EPW वीकली, वो आप लोग नहीं पढ़ सकते, हम लोगों का ऑप्शनल था तो हम लोग पढ़ते थे। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं UPSC के GS2 और 3 में, ठीक है, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ सकते इसलिए आप उसको रहने दीजिए। एडिटोरियल एनालिसिस लाइव मिंट का एक्स्ट्रा करना है आपको, बहुत अच्छा इकोनॉमी करना है तो आप कर सकते हैं। लाइव मिंट का जो एडिटोरियल है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब 5 मिनट में सारे क्वेश्चन रिव्यू करेंगे कि अगर मुझे तो वैसे उतना समझ में नहीं आ रहा है पेपर, क्योंकि मैं तो बहुत पढ़ा नहीं हूँ, इस बार ज़्यादा पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चंस कैसे हैं, कैसे हमें सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर इंक्रीज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन GDP पर्टिकुलरली ऑफ MSME, कमेंट ऑन द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो ये MSME की जो पॉलिसीज़ है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। मैंने मैन्युफैक्चरिंग भी पूरा एक लेक्चर लिया हूँ, मेरे को पता ही नहीं था, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था अच्छे से। मैन्युफैक्चरिंग जो GDP शेयर है इसके बारे में बात की गई है, और मैंने मैन्युफैक्चरिंग की जो पॉलिसीज़ है उसके बारे में डिस्कशन किया हूँ। साथ में MSME का जो सेक्टर है उसके बारे में भी बात की है। ये बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन है, बेसिक मेंस विजन की जो 365 है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्या है 365 में, पहले ही पोर्शन यही रहता है, MSME जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या इश्यूज़ हैं और क्या क्या सरकार की स्कीम्स है। आपको स्कीम्स बेसिकली पॉलिसीज़ जो है उसके बारे में लिखना है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में भी लिखना है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्लस MSME के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा गया है और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। वाह, 7वां क्वेश्चन हो गया ये तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा, ये क्वेश्चन थोड़ा डाइसी सा है, ठीक है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी, एग्जामाइन द प्रॉब्लम फेस्ड इन दिस रिगार्ड एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट। इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, इसमें सेक्टर वाइज डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटाइजेशन किस लेवल पर है, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में, थर्ड सेक्टर, फोर्थ, ठीक है, जो AI वाला पोर्शन है। अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करके डिजिटाइजेशन बता सकते हो कि उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस मतलब आपको बताना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर में डिजिटाइजेशन हो रहा है, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा 2 डिग्री इंडस्ट्री सेक्टर में कितना हो रहा है, 3rd डिग्री में कितना हो रहा है, 4th डिग्री में कितना हो रहा है। उसके बाद आपको उसके इश्यूज़ बताने पड़ेंगे डिजिटाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। इंटरनेट पेनिट्रेशन, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल डिवाइड, ये सब सारी चीज़ें आएंगी और उसके लिए आपको इम्प्रूवमेंट्स के लिए सजेशन देने होंगे, ठीक है। 10 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें इतने में बहुत हो जाएगा। थर्ड क्या है, हाउ डज टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड एक्सप्लेन इट। तो बेसिकली आपको इसमें क्या बताना है, टेक्नोलॉजी की बात करनी है। टेक्नोलॉजी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन वाली IT टेक्नोलॉजी की, ठीक है। प्रोडक्शन में कैसे यूज़ हो सकती है यार, एक तो ये तो ईजी सा क्वेश्चन है। प्रिसीशन एग्रीकल्चर, ठीक है, इसमें पूरी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन, अगर हमें मिल जाए वेदर फोरकास्टिंग की इन्फॉर्मेशन तो क्या कर सकते हैं ना। उसके बाद अभी रिसेंटली ड्रोन उड़ाते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दिखे थे, उसी के कारण ये क्वेश्चन आया है। ड्रोन उड़ाते हुए, ड्रोन से स्प्रेइंग कर सकते हैं पेस्टिसाइड्स का, ये सारी चीज़ें अब हो सकती है। समझ में आया क्या। तो टेक्नोलॉजी ये प्रोडक्शन में हो गया। मार्केटिंग में क्या हो सकता है, प्राइसेस जो है रियल टाइम प्राइसेस निकाले जा सकते हैं। उसके साथ साथ और क्या कर सकते हो, नैम हो गया, हम मार्केट ऑनलाइन मंडी, पूरे देश की मंडी को एक कर दिया नैम के थ्रू, तो पूरे देश में कहीं पर भी क्या किया जा सकता है, मार्केटिंग की जा सकती। तो ये सब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो गया, ठीक है। इसके लिए आपको एग्जाम्पल भी देना होगा, जैसे कि एग्री बाज़ार, ये सब ऐप्स हैं। प्राइवेट सेक्टर भी धीरे धीरे आ रहा है। उसके बाद एग्रीकल्चर सुविधा, ठीक है, भुवन ऐप, इसके थ्रू फोरकास्टिंग पता चलती है, मौसम पता चलता है, इसरो देता है भुवन ऐप के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या एनालिस्ट करना पड़ेगा, एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। लैंड रिफॉर्म के मेजर्स आए हैं, ये क्वेश्चन 10 बार रिपीट होता है, हर बार जो है क्वेश्चन आता है। इसका बढ़िया सा आंसर तैयार रख लो। 4 तरीके के लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, 4 तरीके से। एक इसमें लैंड सीलिंग की बात की गई है, ज़मींदार का अबॉलिशन हुआ था। दूसरा लैंड सीलिंग था, तीसरा कंसोलिडेशन था, चौथा टेनेंसी एक्ट था। ये चारों चीज़ों को लैंड रिफॉर्म कहा गया है। लैंड रिफॉर्म स्टेट, बेसिकली लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट में अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ था। सीलिंग कुछ स्टेट में
30 एकड़ से ऊपर ज़मीन नहीं रखी जा सकती थी। तो ये बेसिकली लैंड सीलिंग थी। ठीक, इसी के बारे में डिस्कशन करना है आपको। और ये जो है पोर्शन जो लैंड रिफॉर्म में बहुत इजी है, इसको हमेशा जो है कर लीजिए। अगले बार जो है आपको कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। हाउ इन एआई कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत समय से आप प्री में पढ़ रहे हैं, ये भी आसान है। इसको हेल्थ सेक्टर के साथ पूछा गया है, रोबोटिक्स वगैरह के साथ पूछा गया है, सर्जरी हो रही है, अभी बहुत चल रहा है ये सब। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी मतलब ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है, पर डूएबल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिस्कस सेवरल वेज इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन हेल्प इन मीटिंग द करेंट फ्यूल शॉर्टेज। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, सबसे पहले दिमाग में 3rd डिग्री बायोफ्यूल तो आया ही होगा। इथेनॉल बना लो, बुटानॉल बना लो, इसके थ्रू हम इसको कैसे बना सकते हैं, एक तो 1 डिग्री शुगर केन से, 2 डिग्री ठीक है सेल्यूलोज, स्टार्च, वुड, इन सारी चीज़ों से, ऑर्गेनिक मैटर से बना सकते हो। 3rd डिग्री बेसिकली मेन हो जाएगा हमारा, जो अलगे से हम बनाएंगे। यहाँ पर अलगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे, तो 3rd डिग्री बायोफ्यूल से हमारा जो करंट रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होगा। कैसे? इथेनॉल ब्लेंडिंग से, जो 20% टारगेट है। फर्स्ट ये हो जाएगा। उसके अलावा और क्या क्या फ्यूल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिमाग में आ रहे हैं? अरे बायोगैस तो आ ही रहा होगा यार, गोबर फर्मेंटेशन, CH4 और कैसे बना सकते हैं, बायोमिथेनोजेनेसिस, है ना। डायरेक्टली आप मीथेन जो है, जो नेचुरल गैस है, वो भी बना सकते हो ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, मिथेनॉल इकोनॉमी इससे ही आ रही है। उसके अलावा और कुछ आ रहा है क्या? बायो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जिसमें बायो वर्ड आ रहा है वो अगर थोड़ा थोड़ा दिमाग में आएगा तो ये हो जाएगा। बायो लगा दो, और बायोफ्यूल बोल रहा हूँ, फ्यूल सेल भी आ सकता है, लेकिन वो याद नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 4-5 अगर आपने पॉइंट्स इतने भी लिख दिए तो बहुत हो जाएंगे। नेक्स्ट कैटास्ट्रॉफ डैम के बारे में आया हुआ है, ये भी जो है आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑयल पॉल्यूशन स्पिल ओवर जो इफ़ेक्ट है, ठीक है, ऑयल का, और उसको कैसे डील किया जा सकता है, ये शंकर स्टैटिक क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। ये हार्ट एंड माइंड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, ये बेसिकली जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है, ये एडिटोरियल एनालिसिस में आया था। UAV वाले व्हीकल के बारे में आया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही है। UAV के थ्रू ड्रग सप्लाई किया जा रहा है ना, ये पिछले साल का बहुत हॉट टॉपिक है, 2022 के मेंस में आना था लेकिन आया नहीं था। ये बेसिकली 3rd पोर्शन C वाला जो टॉपिक है, ये C है। ठीक है, जो 2022 के मेंस में आना था लेकिन नहीं आया था। उस समय BSF ने बहुत एक्शंस लिए थे, पाकिस्तान के साइड से बहुत सारे UAV आ रहे थे कश्मीर में, इन लोग ड्रग वगैरह दे रहे थे टेक्नोलॉजी का, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो उसको डील करने के लिए, है ना, काइनेटिक एनर्जी रिएक्टर ऐसे करके कुछ मिसाइल्स वगैरह तैयार की, लेजर वेपन वगैरह यूज़ किए गए थे। तो ये सब सारी चीज़ें 2022 के मेंस वाला ये क्वेश्चन है, और ये भी डूएबल था। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी का है। अनएम्प्लॉयमेंट वाला मैं डिस्कस कर चुका हूँ। स्ट्रक्चरल नेचर क्या होता है? जब डिमांड और सप्लाई स्किल मिसमैच हो, स्किल सेट सेम ना हो। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है स्किल सेट का ही है। डिमांड कुछ और है इंडस्ट्री की, और सप्लाई जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ और ही कर रहा है, इसमें यही लिखना था। उसके बाद मेजरमेंट की बात की गई है, आप लोग पूरा जो है ये एडिटोरियल आप सुन लेना, उसमें मैंने अच्छे से बताया है, USPS ऐसे करके। और 2-3 जो है तरीके होते हैं मिक्स्ड। 1 हफ्ते का जो है रेफरेंस लिया जाता है, 1 साल का रेफरेंस लिया जाता है, करंट, वीकली और मंथ ईयरली, इस तरीके से सर्वे किया जाता है और फिर अनएम्प्लॉयमेंट निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर एंड मोनेटाइज इकोनॉमी। हाउ कैन केयर इकोनॉमी बी ब्रॉट इनटू मोनेटाइज इकोनॉमी थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट। तो बेसिकली इसमें क्या है, अगर आपने प्री निकाल रखा है तो आपको केयर इकोनॉमी तो पता ही होगी, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। केयर इकोनॉमी मतलब क्या होती है? जो हमारी मदर लोग केयर दे रही हैं, है ना, क्या कर रही हैं, खाना बना रही हैं सुबह से, और आप लोगों को बीमार पड़ जा रहे हो, चाइल्ड केयर जो होती है, ये सब सारी चीज़ें दे रही हैं, ये सब अनपेड है। इसको GDP में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि वो मेजर नहीं कर सकते आप मनी में। ठीक है, मोनेटाइज नहीं कर सकते। जो GDP में काउंट होता है वो क्या है, जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी इनफॉर्मल इकोनॉमी भी वैसे तो मोनेटाइज में ही आती है, लेकिन इनफॉर्मल इकोनॉमी को भी बोला जाता है फॉर्मलाइज करो। उसका कारण क्या है? ताकि वो इकोनॉमी में काउंट हो सके। ठीक है, केयर इकोनॉमी जो है काउंट नहीं होती है जनरल GDP में, वो अनपेड होती है।
ठीक है, ये आपको डिस्टिंग्विश करना था। उसके बाद क्या बताना था, हाउ कैन केयर इकोनॉमी ब्रॉट इनटू मोनेटाइज इकोनॉमी थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट। तो आपको ये बेसिकली कैसे बता सकते थे, ये तो आप जनरल भी बता सकते थे, जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हो केयर इकोनॉमी में। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी मदर है, आपकी केयर कर रही है और बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आप मान लो यूट्यूब में वो वीडियोस डालना अपलोड करना शुरू कर दो, तो वो जो खाना बना रही हैं वो यूट्यूब पे जाएंगे, लोग देखेंगे, वो मोनेटाइज होगा। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, केयर हो जा रही है, केयर इकोनॉमी मोनेटाइज हो रही है। उसके लिए उनको ज़्यादा कुछ ज़रूरत भी नहीं है, एक मोबाइल हैंडसेट की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत स्किल्स की ज़रूरत है, दैट्स इट। उसके बाद मान लीजिए आप रिसेंटली मेरी सिस्टर है, उन्होंने मतलब उनके 2 बच्चे थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, उसके बाद बच्चों पे फोकस किया। उसके बाद क्या हुआ, वो बच्चों का डे केयर उन्होंने खोल लिया। डे केयर खोलने से क्या हो गया, अब क्या कर रही हैं वो अपने यहाँ अपने दोनों बच्चों का तो ध्यान रख ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी बच्चे अब उनके पास आ रहे हैं। डे केयर के लिए उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। तो हम दूसरी जो नीड है वो कैसे पूरी कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देके या क्रेडिट देके, ताकि जो वुमेन है उनको क्या किया जा सके, उनको जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा दिया जा सके। थर्ड, हम एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग दे सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं। इस तरीके से भी क्या होगा, बहुत सारी महिलाएं हैं सुइंग का काम करती हैं, सिलने का, और वो अपने लिए घर वालों के लिए सिलती हैं, बस बाहर वालों के लिए भी सिल सकती हैं। तो इस तरीके से जो केयर इकोनॉमी है हम क्या कर सकते हैं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में। ठीक है, ये बेसिकली तरीका है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इंसेंटिव देने पड़ेंगे, फाइनेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी महिलाओं को, और थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, पॉलिटिकल सपोर्ट होना चाहिए, इकोनॉमिकल सपोर्ट होना चाहिए, घर से मॉरल सपोर्ट अगर आप लोग देंगे इंडिविजुअल लेवल पर, तो मम्मियाँ जो है बहुत कुछ कर सकती हैं और वो भी मोनेटाइज इकोनॉमी का पार्ट बन सकती है। उससे जीडीपी बढ़ेगी, लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और इंडिया के बहुत बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन ना बहुत ही मतलब एकदम ही स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है। उमा कपिला में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा एज इट इज़। क्रॉपिंग पैटर्न बदल क्यों रहा है, बेसिकली हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है वो बदल रहा है। हम लोग अब बहुत अच्छी डाइट लेने लगे हैं, क्यों, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो गया है, परचेसिंग पावर बढ़ गई है। हम लोग अब फ्रूट्स पे फोकस करने लगे हैं, वेजिटेबल्स पे फोकस करने लगे हैं, पल्सेस पे फोकस करने लगे हैं, मीट वगैरह भी खाने पे फोकस कर रहे हैं। उसके कारण चीज़ें भी बदल गई है। अब साथ ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्टिकल्चर में देखो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कैश क्रॉप्स में प्रोडक्शन बढ़ गया है। ये मेन रीज़न इसका क्या है, जो कंजम्पशन पैटर्न है और मार्केटिंग कंडीशंस है, अर्बनाइजेशन के कारण रेडी टू मेक प्रोसेस फूड, ये सब सारी चीज़ें बढ़ गई है। इसी के बारे में आपको डिस्कस करना था। नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ के बारे में बात किया है फार्म सेक्टर की, और WTO और एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के बारे में जो इश्यूज़ हैं, यार ये बहुत स्टैटिक है। मतलब अगर आपने पढ़ना शुरू किया है जिस भी साल, तो ये हर कोचिंग वाला आपको समझाएगा, या WTO के कोई भी टॉपिक में आपको प्री में भी पढ़ा है तो आपको ये बन जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है, डायरेक्ट सब्सिडी होती है जो PM किसान के थ्रू मिल रही है फार्मर्स को 6,000 रुपये। इनडायरेक्ट सब्सिडी मतलब जो इनपुट पे मिलती है। जो इनपुट वाली सब्सिडी है ना, वो मार्केट डिस्टॉर्शनरी सब्सिडी होती है। जो इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ है वो बेकार सब्सिडी होती है, क्योंकि इससे मार्केट डिस्टॉर्शन होता है। मतलब फर्टिलाइज़र में अगर जो सब्सिडी मिल रही है या फिर इलेक्ट्रिसिटी में जो मिल रही है, ये इनपुट सब्सिडी इनडायरेक्ट सब्सिडी कहलाती है। डायरेक्टली जो किसान को डायरेक्ट पैसा मिल रहा है 6,000 रुपये, ये इसका इस्तेमाल करेगा चीज़ें खरीदने में। समझ में आया। उसके बाद WTO के इश्यूज़ हैं, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, ये AOA, ठीक है, पीस क्लॉज, सेफ गार्ड सब्सिडीज़, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। EV में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, एडिटोरियल एनालिसिस से आया है, चंद्रयान आना ही आना था। एक क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, इसरो का आता है। एक क्वेश्चन हमेशा इसरो से पूछता है, इसरो से रिलेटेड प्लान GS3 में। किसी किसी साल नहीं भी पूछता है, लेकिन जनरली हर साल एक क्वेश्चन आता है। अगले साल के लिए आदित्य L1, गगनयान, इनसे रिलेटेड चीज़ें आने की संभावना है। इवन चंद्रयान भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि चंद्रयान सफल हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये कंजर्वेशन वेटलैंड के बारे में पूछा गया, स्टैटिक शंकर IAS। ठीक, उसके बाद इस इम्पैक्ट इंडियन ओशन रीजन में जो राइज हो रहा है, सी लेवल राइज, शंकर IAS, स्टैटिक क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहे हैं, तो यार ये भी बहुत मतलब जनरल क्वेश्चन है। क्या क्या फेस कर रहे हैं, टेररिज्म, कर्नाटका का एग्जाम्पल दो, वहाँ पर बम बनाने वाले 1-2 लोग पकड़ाए थे अभी रिसेंट में। ठीक है,
इलेक्शन के टाइम पे। उसके बाद फिर ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, मुंबई अंडरवर्ल्ड का एग्जांपल दे सकते हो। उसके बाद ड्रग एब्यूज़ हो गया, स्मगलिंग हो गई, ये मैंने अलग से पढ़ाया हूँ ड्रग मीनेंस में। उसमें मैंने बताया था कि जो पाकिस्तान है, ओपियम वाली जो कंट्रीज़ है, क्रीसेंट, गोल्डन ट्रायंगल, इसका जिक्र कर सकते हो, उसके कारण भी। अपना इंसर्जेंसी क्राइसिस चल रहा है नॉर्थ ईस्ट, मिलिटेंट क्राइसिस कश्मीर, टेररिज्म कश्मीर, प्रॉक्सी वॉर, ये सब सारी चीज़ें आपको डिस्कस करना था। नक्सलिज्म भी इसमें आ जाता, तो नक्सलाइट का भी इसमें कवर हो गया। एक जनरल क्वेश्चन था सारे इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक का। ये क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक था, ये क्वेश्चन आपको शायद ना बनता, लेकिन आपको ये तो बन ही जाता। मेजर सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग, क्या क्या सोर्सेज हैं टेरर फंडिंग के? हवाला का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग का, ठीक है, जो ब्लैक मनी का है वो सारा पैसा इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ ड्रग वाला जितना पैसा है, ये सब सारी चीज़ें यूज़ की जा रही है। नक्सलाइट वाला जो पैसा है, नक्सलाइट जो पैसा है वो सब सारा टेरर फंडिंग में यूज़ होता है। समझ में आया क्या? जो भी लोग ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं वो फंडिंग, उसके साथ साथ क्रिप्टो वाला, ठीक है, क्रिप्टो, डार्क वेब, इसके थ्रू सारा का सारा पैसा जो है एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है। तो ये सब साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नो मनी फॉर टेरर जो कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में एम और ऑब्जेक्टिव बताना था, बहुत स्पेसिफिक है। ये क्वेश्चन शायद ना भी बने तो कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली ये हमारा जो है पूरा जो डिस्कशन था GS3 का ये था। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सोर्सेज आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ये हमारे सोर्सेज हैं, इससे हमें पढ़ना है। अभी भी 3 महीना बचा है, अगर आप बोलोगे तो मैं आप लोगों के लिए टाइम टेबल तक बना दूंगा कि हर दिन आपको पढ़ना है। आप लोग टाइम टेबल के हिसाब से रोज़ पढ़ो, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप उसके आंसर भेज सकते हो। मैं आपको उसमें रिव्यू इनपुट जो भी मेरा होगा मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग चीज़ें तैयार कर सकते हैं, नेक्स्ट 3 मंथ GS3 प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, एन्जॉय योर डे।